हेलो स्टूडेंट। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर आपके सामने है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एक्चुअली ये इंटीग्रल्स हमको क्या सिखाता है, मैंने यहाँ दो बातें लिखा हूँ। समथिंग कलेक्टिंग और समथिंग एक्यूमुलेटिंग। कुछ चीज़ों को इकट्ठे करना, इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, ये इंटीग्रल का क्या मतलब है? हाँ है। देखो छोटी सी एक्टिविटी में करता हूँ। कोई एक बच्चा सपोज करो मार्बल कलेक्ट करता है। 1 मिनट में कुछ कलेक्ट किया, 2 मिनट्स में डाटा और कुछ कलेक्ट किया, 3 मिनट्स में और कलेक्ट किया। बात तो बहुत सिंपल लग रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि 3 मिनट्स में वो बच्चा कितने सारे मार्बल कलेक्ट किया। तो यहाँ पर इंटीग्रल का कुछ कंसेप्ट है, जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। ये असली मुद्दा है, डिस्कस होने वाला है। अच्छा, एक ग्राफ मैंने साइंस की स्टूडेंट की पॉइंट ऑफ व्यू में एक ग्राफ मैंने ड्रॉ कर रखा हूँ। स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ है और आप नोटिस कर रहे हो कि स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? जैसे जैसे टाइम आगे आगे जा रहा है तो डिस्टेंस कुछ कलेक्ट होता जा रहा है, डिस्टेंस कुछ एक्यूमुलेट होता जा रहा है। अगर मैं कहूँगा कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ, सपोज करो मैं कुछ स्पीड ले लेता हूँ, ये 30 किलोमीटर पर आवर ले लेता हूँ और टाइम ले लेता हूँ सपोज करो 5 आवर। अगर मैं कहूँगा 5 आवर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ओब्वियसली कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। अगर ये स्पीड आपका 30 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड है और ये टाइम है, तो यहाँ पर जो एक्यूमुलेट हो रखा है वो डिस्टेंस एक्यूमुलेट हो रहा है। साथ साथ और एक बात नोटिस करो, इस रेक्टेंगल का एरिया चेक करना, इस रेक्टेंगल का एरिया भी उतना है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले मैं एक्यूमुलेट की बात उठाया, फिर कहता हूँ कि इंटीग्रल की हेल्प लेके, तो बीच में यहाँ के एरिया आ गया। तो एरिया आपके सामने आ चुका है। लेकिन प्रैक्टिकली एक बात सोचें, कभी हमारा स्पीड इस तरह कॉन्स्ट, कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, स्पीड इस तरह कांस्टेंट कभी होता नहीं है। अगर स्पीड हर मिनट में, हर आवर्स में हमारा स्पीड चेंज होता रहता है। इस ग्राफ को थोड़ा नोटिस करें। एक्चुअली प्रैक्टिकली हमारा स्पीड कुछ कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, ऐसा होता है। तो अब यहाँ पर अगर ग्राफ को बात करूँ, यहाँ पर इस एरिया अगर अगर फाइंड हो सकता है तो यहाँ पर भी होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ ये कि रेगुलर रेक्टेंगल था, रेगुलर फिगर था, ये कि इरेगुलर है। अगर हम इस एरिया को फाइंड कर पाएंगे तो इसका मतलब हमारा जो जो डेटा हम चाहते थे कलेक्ट करना, डिस्टेंस, यहाँ भी कलेक्ट हो सकता है। अब सवाल है ये एरिया कैसे फाइंड होगा। किसी ने हमको ये बता दिए कि अगर मैं क्या करूँगा ना, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मुझे फाइंड करना है। तो क्या करो, जो आपका ग्राफ का इक्वेशन दे रखा है उसको इंटीग्रेट करो, लिमिट ए एंड बी। इसको इंटीग्रेट करने में इसके एरिया आ जाएगा। मान लो किसी ने आपको कह दिया, ठीक है, एक मान लेते हैं किसी ने कह दिया, तो ये एक्टिविटी करके देखते हैं। ये एक एक्टिविटी आपके सामने में रखा हूँ, चलो करके देखते हैं इस एक्टिविटी को। भूल जाओ, अभी कोई रेक्टेंगल है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, 11th क्लास में पढ़ा जा चुका है, मैंने ऐसे ग्राफ ले रखा हूँ। यहाँ पर ये इक्वेशन है y=x, ठीक है। यहाँ पर जो आपके फिगर दिख रहा है वो एक सिंपल ट्रापीजियम है। इस ट्रापीजियम के एरिया में फाइंड कर सकता हूँ। मान लो ये ए बी सी डी। मैं करना क्या चाहता हूँ, अगर किसी ने कहता है कि एक कर्व के नीचे वाला एरिया अगर फाइंड करना है तो आपने इस कर्व का जो इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करो और लिमिट ए ले जाओ। मैं एक एक्टिविटी करके देखता हूँ, अगर ये सच निकलेगा फिर इसके पास फिर पहुँचूंगा, ये ऐसा क्यों है उसके बारे में भी थोड़ा और इलाबोरेट करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो चलो, तो इंटीग्रेशन को भूल जाओ। मान लो एक रेक्टेंगल, सॉरी ये एक ट्रापीजियम है। इस ट्रापीजियम का अगर मैं एरिया फाइंड करूं तो हम जानते हैं ट्रापीजियम का एरिया क्या है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब ये कितना है 2 + 3, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, 2.5। चलो 2.5 स्क्वायर यूनिट एरिया तो फाइंड हो जाएगा क्योंकि यहाँ सब कुछ स्ट्रेट था।
अच्छा, अगर किसी ने कहता है कि इस तरह इंटीग्रेशन करने में होते हैं, चलो करके देख लेते हैं। चलो एक्स वाई इक्वल टू एक्स, कहते हैं कि एक्स और डी एक्स, ये डी एक्स पे क्या है, क्योंकि ये एक्स की रेस्पेक्ट में हो रहा है। लिमिट यहाँ पर क्या है ना, 2 से लेकर 3। एक एक्टिविटी करके देख रहे हैं, अगर ये सच निकलेगा फिर उसके बाद फिर इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो एक्स का आपका इंटीग्रेशन एक्स बाई 2, ये 2 3, तो आपके सामने ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ गया आपके सामने, हाफ को बाहर निकाल दिया, तो ये आपका 9 माइनस 4। यस, ये तो हो रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी बात की सच है, जो कह रहे हैं कि इंटीग्रेट करो फिर इसके लिमिट ले जाओ। अब ये क्या है, जब इंटीग्रेशन नहीं था तब क्या होता था, इसके पीछे कोई हिस्ट्री भी है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला है। सपोज मुझे ये जो आपके सामने दिख रहा है, इस कर्व मान लो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मुझे इस एरिया को फाइंड करना है। अब कैसे, मतलब बहुत ही पुराने जब करते थे, जब इंटीग्रेशन कंसेप्ट से पहले कैसे करते थे, चलो इस इरेगुलर फिगर को सपोज करो मैंने दो पार्ट कर दिया, तो यहाँ एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का तो एरिया इजीली फाइंड हो जाएगा। ये जो इरेगुलर फिगर दिख रहा है ये फिर प्रॉब्लम है। अच्छा, एक बात सोचते हैं, यहाँ मैंने दो पार्ट में डिवीज़न कर रखा हूँ। मान लो इसको मैं 10 पार्ट में डिवीज़न कर दिया या 20 पार्ट में डिवीज़न कर दिया। मान लो अगर मैं 1000 पार्ट में डिवीज़न कर दिया, 1000 पार्ट में डिवीज़न कर देने में ये जो छोटी सी कर्व ऊपर दिख रहा है, ये जो छोटी सी कर्व दिख रहा है, ये अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मैं 1000 की बात करता हूँ, अगर मैं इसके बीच में 1 लाख छोटी छोटी रेक्टेंगल बना दूंगा और उस सारे रेक्टेंगल का एरिया को सम कर दूंगा तो बिल्कुल हो जाएगा, इसका एरिया फाइंड हो जाएगा। और वही कंसेप्ट लिया गया है। देखो क्या किया गया है, मान लो ये मेरा ये x1 है, तो फंक्शन के रूप में सोचेंगे, अगर फंक्शन में ये x1 है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, f ऑफ x1 है। अच्छा, अभी ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये काफ़ी डिस्टेंस नज़र आता है। अगर इसको मैं dx लिख दूंगा, डेरिवेटिव हम जानते हैं dx क्या है, वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x। x से मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बहुत ही कम है, इतने कम है कि लास्ट में यहाँ नोटिस करो वो डेल एक्स टेल्स टू 0, मतलब ये डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम है, मान लो फिर भी अगर मैं इसको एक रेक्टेंगल के रूप में मानूंगा, तो अगर ये dx हुआ तो ये मेरा कितना हो जाएगा, आपका f ऑफ x1 है तो पहला रेक्टेंगल का हो गया। तो पहला रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, dx इंटू एफ ऑफ x1। दूसरे रेक्टेंगल का कितना हो जाएगा, ये dx क्या है, वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे से है। तो इसका मतलब ऐसे ऐसे करके मैं n टाइम्स कर दूंगा, बहुत सारे रेक्टेंगल का एरिया का फाइंड करके इनको सम कर दूंगा, तभी मेरा वही बात, एरिया ही तो फाइंड हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा करना बहुत ही मुश्किल था। अब देखो, मान लो एक ऐसे इरेगुलर फिगर को कितने रेक्टेंगल में ड्रॉ करके एरिया फाइंड करना, ये मुश्किल था। फिर वो 17वीं सेंचुरी के बाद न्यूटन ने आकर सब कुछ मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व किए। वो पहली बार कैसे कंसेप्ट दिए हैं, वो इंटीग्रल का ही कंसेप्ट दिए हैं। वो कहते हैं कि हम इंटीग्रल में सीखे क्या है, किसी चीज़ को मतलब वो कलेक्ट करना। अगर मैं एक रेक्टेंगल का एरिया आपके सामने देख रहा हूँ कि ये वाई डी एक्स है और इसको मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, मतलब इसको थोड़ा सा मतलब और इसको मैंने कलेक्ट करता हूँ और लिमिट ले लेता हूँ a और b और इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, तो इसका मतलब जो मुझे मिलेगा वो इस कर्व के नीचे का ये पूरे का एरिया ही फाइंड हो जाएगा। ओके, तो ये y आपका है, y आपका f ऑफ x है, जो भी होगा मान लो एग्जाम्पल के रूप में अभी हमने देखने वाला है। लेकिन वो नाउ समथिंग मोर अबाउट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सपोज करो मेरे पास पहला जो एरिया आपके सामने दिख रहा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की मतलब बिलो द कर्व एंड एबव द एक्स एक्सिस। बिलो द कर्व और एबव द एक्स एक्सिस जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो हमारा जो फंक्शन रहेगा वो एक्स की टर्म में होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। थोड़ा सा लास्ट फिगर को नोटिस करो, यहाँ पर जो देख रहे हो
तो कर्व और वाई एक्सिस की रेस्पेक्ट में जब हमने एरिया फाइंड करते हैं तो हमारा जो फंक्शन रहेगा वो वाई की टर्म में रहेगा। जो क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, बिलो द कर्व और एबव द एक्स एक्सिस, और ये क्या है, बिलो द कर्व एंड एबव द वाई एक्सिस। और यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर दे रखा है कि बिटवीन द कर्व, एरिया बिटवीन द कर्व। अच्छा, यहाँ पर जो एरिया हम फाइंड करेंगे तो एक सिंपल सी कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं। जब हमने एफ ऑफ एक्स लिमिट सपोज करें ये ए टू बी की लिमिट में हम फाइंड कर लेते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको पूरा एरिया मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे किसको ना, दूसरे कर्व को इंटीग्रेट करके माइनस कर लेते हैं, दूसरे कर्व को माइनस कर लेते हैं तो नीचे वाला एरिया मिल जाएगा। तो पूरे वाला एरिया से अगर इस एरिया को माइनस कर देते हैं तो ऑब्वियसली हमको ये येलोइश एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एरिया बिटवीन द कर्व। जब हम क्वेश्चन 1 बाय 1 करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चे, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ इक्वेशन को हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि हम कोई भी इक्वेशन देता है हम इसका रफ फिगर बनाने की ट्राई करेंगे। तो पहले इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे, थोड़ा क्लास 11th को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। और आपके सामने y इक्वल टू 3x प्लस 5 है, ये तो बिल्कुल साफ नज़र आता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही है। तो इसको देखते हैं कैसे, क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे, ये कैसा इक्वेशन है। तो अगर x और y में से किसी एक का पावर 2 है, किसी का 1 है, कोई स्क्वायर है कोई 1 है, तो इमीडिएटली हम वो इक्वेशन को याद कर लेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये सब इक्वेशन को याद कर लीजिए। ये सब पाराबोला का इक्वेशन है। तो इसको देखते ही आप पता कर लेंगे कहीं ना कहीं किसी पाराबोला के बारे में बात हो रही है। तो पाराबोला हम जानते हैं, इस पाराबोला का स्ट्रक्चर कैसा है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये क्या है ना, ये x की तरफ फेस करता है, अगर पावर जिसका 1 है उसकी तरफ फेस करता है। तो यहाँ पर देख लो, तो एक पावर 2 है एक 1 है, ये भी पाराबोला है। तो इसका पाराबोला क्या है, तो ये पाराबोला किसकी तरफ फेस कर लेगा, ऐसे फेस करेगा। तो पॉजिटिव ही, दो अगर सारे पॉजिटिव है तो ऐसे है, नहीं तो इशू 11th क्लास में याद है। अच्छा, अगर x की पावर 2 है और y की पावर 2 है, हम यहाँ दो बातें याद कर सकते हैं, ये एलिप्स हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है। और सर्कल को एलिप्स किसी ने कह देगा तो वही गलत नहीं कह दिया। तो इसका मतलब दोनों का अगर पावर 2 है तो हमें इसको एक एलिप्स के रूप में इमेजिन कर सकते हैं या फिर एक सर्कल के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले कर्व को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर अपना एक्सरसाइज की बात कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ देगा कि फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड दिस, तो इमीडिएटली हम उसको देखते ही आइडेंटिफाई कर लेंगे, हाँ एक पाराबोला की बात कर रहा है और एक स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा है और इसके बीच में एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया कि फाइंड द एरिया बाउंडेड द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अभी अभी बताया था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को देखते ही मतलब पावर एक का 1 है एक का 2 है, तो इसका मतलब ये पाराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पाराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका पावर 1 है उसकी तरफ फेस करेगा। इसका मतलब ये कर्व कुछ ऐसे ही, मतलब रफली मैं पहले बता देता हूँ, ये ऐसे ही जरूर ड्रॉ होगा। चलो सपोज एक कर्व आपके सामने हो जाएगा कि दिस इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पहला कर्व हो गया। फिर कहते हैं कि x इक्वल टू 1 इटसेल्फ पे लाइन, तो हमने 1 की जगह पे x एक्सिस के साथ अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये तो हम पहले पढ़ रखे हैं, दिस इज x इक्वल टू 1। फिर कहते हैं कि x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4, दिस इज द x इक्वल टू 4, ठीक है। तो सारे लाइन ड्रॉ हो चुके हैं। जो जो स्टेटमेंट जैसे दे रखा है, देखो x इक्वल टू 1 ड्रॉ हो गया, x इक्वल टू 4 ड्रॉ हो गया, और साथ में ये भी कह दिया x एक्सिस, ये भी एक लाइन हमारा हो गया, ठीक है, ये भी एक लाइन हो गया, ये पहला लाइन है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइनली बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग वो इस एरिया की बात कर रहा है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं, जिस कर्व के अंडर एरिया फाइंड करना है और जिस एक्सिस के ऊपर फाइंड करना है, हम उस कर्व को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन क्या है,
ना जो एक्स एक्सिस की ऐसा हमारा दे रखा है कि एक्स एक्सिस के ऊपर करना है, तो हमारा क्या होना चाहिए ना, जो फंक्शन है वो एक्स की टर्म में होना चाहिए। तो अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो ऑब्वियसली वाई इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट ओवर ऑफ डी एक्स। ठीक है, लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक ना, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब आपको ये फाइंड करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपका x 1/2 है और 1 4, दिस इक्वल टू x 3/2 बाय 3/2। ठीक है, और 1 4, इसको कैलकुलेट आप कर लीजिए। ओके, मैंने कैलकुलेट कर लिया। दिस इज x 3/2 बाई 3/2, 2/3 यहाँ पर है, तो कैलकुलेशन आपको आता है। तो 4 यहाँ पर पुट कर दिया गया है आपके सामने। दिस इज 14/3 स्क्वायर यूनिट। चलो, ये तो एक सिंपल एग्जाम्पल था, एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल और मैं कर रहा हूँ उसके पीछे। सी अनदर एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला। ओके, पैराबोला, और इसका फेस कहाँ होना है ना, कितने बार बता चुका हूँ कि y की तरफ फेस होगा। इसका मतलब ये पैराबोला कहीं ऐसे पैराबोला ड्रॉ हो जाएगा। फिर ये ओरिजिन को टच करेगा, क्यों नहीं करेगा, नहीं करेगा, उसके बाद को कैसे पता चलता है, तो हमें यहाँ पॉइंट्स लेके देखना पड़ता है। अभी कहते जरूरत नहीं है, हम जानते हैं अगर x 0 हो रहा है तो y भी 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन को टच करता है। ठीक है, अच्छा, तो अब सिंपल लाइन है x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1, दिस इज द x इक्वल टू -1। ओके, ये हमारा लाइन है x इक्वल टू -1, फिर x इक्वल टू 1, दिस इज द x इक्वल टू 1। ठीक है, तो एरिया, तो कितना सारा एरिया हमको फाइंड करना है, यही सब एरिया फाइंड करना है। तो हमें लग रहा है कि लेफ्ट साइड एरिया और राइट बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक है। तो अगर एक तरफ का एरिया फाइंड हो जाएगा और उसको डबल कर देंगे तो लग रहा है कि हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कंसेप्ट वाइज समझते हैं कि एक्चुअली होगा या नहीं होगा। देखो, तो हमारा कर्व है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम किसके रेस्पेक्ट में करने वाले हैं, हम वही x के रेस्पेक्ट में करने वाले हैं। तो हमारा जो इक्वेशन वो x की टर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो x की टर्म में होना चाहिए, तो x की टर्म में है ऑलरेडी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स, और लिमिट कितना है, -1 से 1। ठीक है, अच्छा, तो -1 से 1 हम डायरेक्ट करके फाइंड कर सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि हमें अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि 0 से 1 तक लेकर एक कर्व को करके डबल भी कर सकते हैं। अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल को प्रॉपर्टीज को याद करें थोड़ा सा, तो इवन फंक्शन क्या था, f ऑफ x एक्स स्क्वायर है, और f ऑफ -x देखना वो भी एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन का प्रॉपर्टी अगर मैं थोड़ा याद कर दूं तो क्या हो जाएगा ना, ट्वाइस ऑफ, ये बन जाएगा 0 से लेकर 1, फिर घूम फिर के वही वाली बात हो जाएगा। अगर डेफिनेटी का प्रॉपर्टी को याद करें तब भी वही है। अगर कोई कहेगा नहीं दोनों फिगर बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो एक तरफ का एरिया निकाल कर डबल कर दूंगा, बात घूम फिर के वही हो गया। अब इसका बड़ी एरिया बड़ी आराम से फाइंड कर सकता हूँ। मैं दोनों वे में समझा दिया। ये कौन सा है, ये आपका ये प्रॉपर्टी मैंने एक अप्लाई किया जो डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़े थे। ठीक है, इवन फंक्शन के तौर से। ठीक है, वो नहीं दिमाग में अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर ये दोनों फिगर बिल्कुल सिमेट्रिक है। ठीक है, अच्छा, तो ट्वाइस ऑफ ये कितना हो जाएगा, x³/3। ठीक है, अब 0 से लेकर 1 ये आपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, 2 और 1/3 को बाहर निकाल दिया, तो ये 1 - 0, दिस मीन्स 2/3 स्क्वायर यूनिट। सीधा हमने एक साथ दोनों का एरिया फाइंड कर दिया। ओके, अब कुछ टिपिकल एग्जांपल्स, अभी तो बहुत सिंपल एग्जांपल चल रहा है, टिपिकल एग्जांपल्स अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देने वाला हैं। ठीक है।